मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं एक अनाथ लड़की थी और मैं अनाथ आश्रम में रहती थी। पता नहीं कैसे एक अमीर आदमी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो अमीर आदमी मुझे देखकर मेरा दीवाना बन बैठा। एक्चुअली में मैं उतना भी सुंदर नहीं थी, पर पता नहीं क्यों उसने मुझसे विवाह करने की जिद कर बैठा और विवाह करके मुझे अपने घर ले गया। अभी हमारी विवाह हुए सिर्फ 4 से 5 दिन ही हुए थे कि उसे किसी जरूरी काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने यानी कि मेरी सास ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। क्नॉइस फिर एक औरत ने मुझे अपने साथ विदेश ले आई। मैं अब वही विदेश में ही काम करने लगी। एक दिन मैं अपने मालिक के रूम में गई तो मेरा दिल और दिमाग काम करना बंद कर दिया। मालिक ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे दीवार में चिपका दिया और अपना होशो हवास खोकर मुझे चूमने लगा। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि मेरे मालिक मैं एक नेपालियन नौकरानी के साथ मार्केट तक आई थी। वहां से मार्केटिंग करने के बाद जब मैं वापस जा रही थी तब अचानक मुझे लगा जैसे मैंने उसे देखा हो। मैं जल्दी से उसे पलट कर देखी। मेरे आमने सामने सिर्फ अजनबी चेहरों की भीड़ थी क्नॉइस, लेकिन वो जाना पहचाना चेहरा कहीं भी नहीं था। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने उसे देखा था? मेरी उम्मीदें जाग उठी थी, लेकिन जब वो कहीं भी नजर नहीं आया तो मेरे उम्मीदों में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी। मेरे गाल आंसुओं से गीले हो गए थे। उस सेल्फिश इंसान को मेरी जिंदगी से गए काफी वक्त बीत चुका था, मगर उसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। मैं रितिका के साथ कैब में बैठ गई। रितिका भी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। मैंने उसकी परेशानी नोटिस कर ली और उससे पूछा, क्या हुआ है रितिका? बार बार पीछे पलट क्या देख रही हो? सब ठीक तो है? रितिका ने कहा, मुझे लगता है कोई हम लोगों का पीछा कर रहा है। मॉल से वो गाड़ी लगातार हमारे पीछे आ रही है। मैंने रितिका से कहा, अरे ये तुम्हारा वहम होगा, हमारा भला कौन पीछा करेगा? उसकी बात को टालकर मैं खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी और फिर जब हम अपने घर पर वापस आए क्नॉइस, तो उस वक्त भी रितिका बहुत परेशान लग रही थी। मार्केटिंग करते समय मुझे भी एक बार महसूस हुआ था कि मैंने उसकी झलक देखी है, मगर वो तो बहुत दूर था। वो यहाँ कैसे आ सकता था? और मेरी उसकी नज़र में इतनी महत्व नहीं थी कि वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आता। मैं तो अपने बारे में किसी को बताकर भी नहीं आई थी। ऐसे में उसके लिए मुझे ढूंढना मुश्किल था। रितिका के साथ मिलकर मैंने रसोई घर सेट किया और अभी हम सफाई ही कर रहे थे जब मालकिन ने मुझे अपने रूम में बुला लिया था। मैं जब मालकिन के रूम में आई तो वो अपने बेड पर बैठी थी। क्नॉइस मगर सोच भरी नजरों से दीवार को घूरे जा रही थी। मैं उनके सामने जाकर सर झुकाने वाले अंदाज में खड़ी हो गई और मैंने मालकिन से कहा कि मैडम जी, आपने मुझे बुलाया। मेरी आवाज सुनकर वो चीखक उठी, कहने लगी, हाँ तुमसे मुझे काम था, आओ बैठो क्नॉइस। मैं अपने सीने पर हाथ रखते हुए उनके सामने बैठ गई थी। मुझे नौकरानियों और मालकिन के बीच फर्क को मिटाना नहीं था। शायद इसकी वजह ये थी कि मैं जिस माहौल में पली बढ़ी थी, मुझे अपने माहौल में सिमटने की आदत पड़ गई थी। मगर मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी। उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं जताया कि मैं उनकी नौकरानी हूँ। अब मालकिन ने जो कुछ मुझसे कहा उसे सुनकर एक झटके से मैंने सिर उठाकर देखा। कहने लगी, मिसेस वर्मा तुम्हारा प्रपोजल लेकर आए हैं और मैंने भी इस बारे में बहुत तहकीक किया है। तब मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैं उन्हें तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। उनकी बात सुनकर मैंने एक झटके में सिर उठाकर उनकी तरफ देखा और मैंने अपनी मालकिन से कहा कि माम साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये विवाह कैसे कर सकती हूँ? आप जानती है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। उस व्यक्ति का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, मैं मानती हूँ क्नॉइस भी वो मेरी जिंदगी में नहीं है, मगर मैं उसे छोड़कर किसी और के साथ जिंदगी शुरू नहीं कर सकती। मालकिन ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहने लगी, कितने वर्ष से तुम्हारा अपने पति के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है? वो जिंदा भी है या मर चुका है? तुम्हारी सास तुम्हें बता चुकी है कि तुम्हारा रंजित मर चुका है। तुम्हारी सास ने तुम्हें जो कुछ कहा था उसके बाद से तुम अभी तक इस उम्मीद पर हो कि वो आदमी आएगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा, जबकि जानती भी हो कि वह इस दुनिया में नहीं रहा। अब मालकिन के मुंह से रणरितेश की मौत का सुनकर मेरा दिल फट चुका था। हालांकि मैडम जी की बात अपनी जगह पर ठीक थी, मगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। मैंने मालकिन से कहा, मेरा ये गुनाह करने को मन नहीं मान रहा। मेरा दिल कहता है कि मेरा पति इस दुनिया में जीवित है। क्नॉइस,
और उसके होते हुए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों दिल में झूठी सी उम्मीद बना ली थी कि रणरितेश जरूर लौट कर आएगा। इस बार मालकिन ने अपना सिर पिट लिया और कहने लगी कि तुम्हारी सास ने तुम्हें खुद ये बात बताई थी कि वह मर चुका है, तभी उसने तुम्हें धक्के मारकर उस घर से निकाला था। नॉइस, तुम जिस आदमी की वजह से उस घर में थी, जब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम्हारा वहां पर रहने का क्या मतलब बनता था? मगर मेम साहब, फिर भी मैडम जी ने बोली, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैंने उन लोगों को घर में बुला लिया है और जल्द ही मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर चुकी हूँ। तुम्हारे साहब को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। देखो, तुम जवान हो, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी मानो मुकेश के साथ शादी कर लो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मालकिन जी की बातें सुनकर मैं दबी पामली वहां से आई थी। उसके बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगा था और ना ही मैंने रितिका से कोई बात की थी। मेरे चेहरे का उत्तरा रंग देखकर वह मुझसे मेरे रवैये की वजह पूछने लगी, मगर मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई जवाब नहीं था। रितिका को शायद मालकिन जी ने खुद ही सारी बात बता दी थी। वह भी मुझे इस बात पर हाँ करने की कोशिश कर रही थी कि अकेली औरत का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसे हमेशा किसी न किसी मर्द के सहारे की जरूरत पड़ती है। मगर मैं मालकिन के आगे मजबूर हो गई थी। उन्होंने मिसेस वर्मा को अपने घर आने का अनुमति दे दिया था। उस रोज मालकिन जी ने मुझसे कहा कि नया लिबास पहनकर तैयार हो जाओ, आज मुकेश पहली बार तुम्हें देखने के लिए घर आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हें पसंद कर ले। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बस चुपचाप सिर हिला दिया। मेरी मालकिन मेरे पास आकर कहने लगी कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी नौकरानी नहीं समझा, तुम्हें हमेशा अपनी बहन के जैसी समझी हूँ, तभी मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पर लेकर आई थी। मेरी सोच हमेशा यही रहा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन का किरदार निभाऊं और तुम्हारी हेल्प करूं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूं। उस समय तुम्हारी स्थिति ऐसी थी कि तुम्हें देखकर ही मेरा दिल फटकर रह गया था। तुम्हें देखकर मुझे अपनी छोटी बहन सुमन की याद आ गई थी, जो बहुत ही सुंदर थी। मैं उसे बहुत ज्यादा लाड करती थी, मगर एक एक्सीडेंट ने उसे मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। जब मैंने तुम्हें बिलखते रोते देखा तो मुझे अपनी छोटी बहन सोनम नॉइस की याद आ गई थी और मैंने खुद से ये कमिटमेंट किया कि मैं अब अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी देखभाल करूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी अपनी पूरी लाइफ में हैप्पी रहो। मालकिन जी ने अब की बार विवरण तरीके से जवाब दिया। मुझे उनकी बातन पर किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं था। मेरे दिलो दिमाग में एक ही बात चक्कर लगा रही थी कि अगर मेरी सास की बात गलत हुई, अगर कुलदीप जिंदा हुआ तो? लेकिन कोई भी माँ अपने ही बेटे की मौत की खबर मुझे क्यों सुनाएगी, और अपने बेटे के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए क्या एक माँ का दिल नहीं फटेगा? मैं इन्हीं सब सवालों में उलझी हुई परेशान हो गई थी। उस दिन सुबह को ही मालकिन जी ने सारे नौकरों से कहकर घर की अच्छी से साफ सफाई करवाई थी और आज उन्होंने मुझे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था और मुझसे कहने लगी कि तुम बहुत सुंदर हो। मुझे पूरा विश्वास है नॉइस, मुकेश तुम्हें देखते ही पसंद कर लेगा और मिसेस वर्मा ने मुझसे कहा है कि अगर मुकेश को तुम भागे तो वो विवाह में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। हो सकता है कि 15 से 20 दिन के बाद ही तुम्हें शादी करके अपने ससुराल जाना पड़े। ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो रहा था कि मैं तो उलझ कर रह गई थी। मैं अपने रूम में ही थी जब रितिका मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम्हें मालकिन जी अपने रूम में बुला रही है। मैंने अपना लिबास चेंज कर लिया था और फेस पर थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया था। अपनी तैयारी से मैं बिल्कुल संतुष्ट थी। जब मालकिन जी के रूम में पहुंची तो उन्होंने मेरा अच्छे से जायजा लिया और मुझे कहने लगी, तुम रितिका के साथ ब्यूटी पार्लर जाओ और वहां से अच्छे से मेकअप करवा कर आओ। मैं नहीं चाहती कि किसी भी बात को अड़चन बनाकर मुकेश तुम्हें इग्नोर करें। मैं बोली, मगर मालकिन मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ। जिस इंसान के साथ लाइफ गुजारनी है नॉइस, अगर वो मेरी सारी हकीकत जानने के बाद मुझे कबूल कर ले तो मेरे लिए भी आइंदा आने वाली जिंदगी में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं मेकअप का सहारा लेकर उसके सामने जाऊंगी तो? अगर बाद में उसने मुझे कबूल नहीं किया तो? मालकिन जी थोड़ी गुस्से भरी नजरों से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि तुमसे जितना कहा है उतना करो और रितिका से बोली के जाओ, रितिका इसे अपने साथ पार्लर लेकर जाओ। फिर रितिका मुझे बाजू से खींचती हुई बाहर लेकर आ गई।
बाहर लाकर कहने लगी, तुम पागल हो जो इस सब के लिए मालकिन को इनकार कर रही हो। अगर वो मुझे ऐसा कहती तो मैं एक पल के लिए भी देर ना करती। जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मेरा दिल घबरा रहा था। हालांकि मालकिन ने बताया था कि मुकेश बहुत ही हैंडसम लड़का है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। लेकिन कुछ तो था नॉइज जो मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। रितिका के साथ जब मैं कैब में बैठकर उस पार्लर में आई तो तभी वहां पर रितिका को अपनी एक फ्रेंड मिल गई। रितिका ने मुझे पार्लर के अंदर जाने का इशारा किया और अपनी फ्रेंड के साथ बातों में बिजी हो गई। जैसे ही मैं गेट के पास पहुंची तो किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे खींचा और मेरे मुंह पर न जाने ऐसा क्या रखा जिससे मैं बेहोश हो गई थी। मेरा सिर चारों ओर घूमने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी की मजबूत बाहों में थी, मगर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे पास मालकिन जी और रितिका दोनों मौजूद थे। मुझे होश में आते देखकर मालकिन जी मेरी तरफ गंभीरता से बढ़ी और बोली, तुम ठीक हो? कैसी तबीयत है? अब तुम्हारी क्या हुआ था तुम्हें? अचानक से जो तुम बेहोश हो गई। मैं अपनी नजर उठाकर मालकिन की तरफ देखा। नॉइस मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, आंखें नींद से मोटी हो रही थी। कोई जवाब दिए बिना मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था। अब जब मुझे होश आया तो मैं अपने रूम में थी और रितिका मेरे पास ही बैठी हुई थी। मुझे होश में आते देखकर रितिका ने मालकिन को मेरे होश में आने की खबर दी। हाल पूछने के बाद मालकिन मुझे कहने लगी, आज तुम्हारी वजह से चारू मेहनत खराब हो गया। मुकेश तुम्हें देखने के लिए आया था लेकिन तुम सीधा अस्पताल पहुंच गई। वो बेचारा तुम्हारा इंतजार करता रहा। उन लोगों ने दोबारा आने को कहा है। मैं तो चाहती थी कि सारे मामले आज ही निपट जाएं। नॉइस आज ही मुकेश से तुम्हारी मंगनी हो जाए। मगर शायद ये सब कुछ ऐसे ही होना था। मालकिन को बहुत अफसोस हो रहा था और रितिका उन्हें कहने लगी कि हर काम का एक टाइम फिक्स होता है। मालकिन आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो गीता की शादी भी आपकी मर्जी से हो जाएगी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। अब मैं घर में रहते रहते बोर हो गई थी। इसके बाद मालकिन जी ने मिसेस वर्मा से दोबारा घर आने की बात की, लेकिन न जाने उनकी आपस में क्या बात हुई कि अब मालकिन जी बहुत चिड़चिड़ सी रहने लगी थी। एक दिन मुझ पर गुस्से से चढ़ पड़ी। कहने लगी, तुम्हारी वजह से इतना अच्छा लड़का मेरे हाथ से निकल गया। अगर तुम उस दिन ये सब नाटक न करती तो आज मैं तुम्हारी उसके साथ शादी की तैयारियां कर रही होती। वो गुस्से से ऊंचा ऊंचा बोल रही थी और उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। नाटक उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो नाटक तो नहीं था। मेरे मुंह पर किसी ने कपड़ा रखकर मुझे ऐसी चीज सुंघाई थी जिससे मैं बेहोश हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन शख्स था और उसने ये सब क्यों किया था। नॉइस हालांकि ये बात मैंने मालकिन जी को नहीं बताई थी कि कहीं वह परेशान ना हो जाए। मैंने उन्हें यही कहा था कि मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई थी। मैं खुद इस बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी और मालकिन उल्टा मुझे ही गलत ठहरा रही थी। मेरी आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बहने लगे। मुझे रोते हुए देखकर उनका दिल तड़पने लगा। कहने लगी, मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो कहती हूँ, तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे लिए इतना ये सब करने की। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। नॉइस मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगर मुकेश ने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया था तो इसमें मेरी क्या गलती थी? और मालकिन जी मेरी शादी करने के लिए इतनी परेशान क्यों थी? क्या वो मुझसे तंग आ चुकी थी? मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी। मैं उनके लिए बोझ थी, इसलिए वो मुझ पर बार बार शादी करने पर जोर देती थी। मैं जितना सोचती जा रही थी उतना उलझती जा रही थी, लेकिन मेरे आसपास ऐसा कोई आदमी नहीं था जिससे मैं अपने इन सब का इजहार कर सकूं। इन्हीं दिनों साहब जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उनका ब्लड प्रेशर और बीपी है रहने लगा था। नॉइस डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से बाहर के मसालेदार खाने मना कर दिए थे और बताया था कि वो घर का सादा सैंपल खाना ही खाएं। कुछ दिन तक उन्होंने काम वाम छोड़कर आराम की। मालकिन जी अपनी निगरानी में उन्हें सादा खाना खिलाती और मालिक साहब जबरदस्ती ये बेस्ट बात खाना खाते। उन्हें इस तरह के खाना खाने की आदत नहीं थी, लेकिन अब बीमारी की वजह से उन्हें ये सब खाना खाने की मजबूरी थी।
लेकिन अब जब साहब ऑफिस जाने लगे तो रोजाना उनके लिए काम से टाइम निकालकर घर आकर खाना खाना मुश्किल था। तब मालकिन किसी न किसी नौकर के हाथ उनके लिए खाना भिजवा देती थी। इस काम के लिए रितिका खुद खाना लेकर जाती थी। उस दिन रितिका की तबीयत खराब थी। वो बुखार में बुरी तरह से तप रही थी और अपने रूम में बंद थी। ऐसे में मुझे ड्राइवर के साथ खाना लेकर ऑफिस जाना पड़ा। जब मैं ऑफिस पहुंची तो उनका कैबिन खाली था। साहब जी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। नॉइस मैंने टेबल पर खाना रखा और सोफे पर बैठकर उनका वेट करने लगी। मुझे मालूम चल रहा था कि वो वॉशरूम में थे। उनका वेट करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तभी मुझे अपने पीछे कोई चीज धड़कने की आवाज सुनाई दी और फिर वो गहरी आवाज मेरे कानों से आ लगी, जिसे सुनकर मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। मैंने पलटकर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दूसरी तरफ वो मुझे देखकर मुस्कराया, जैसे उसके लिए मेरा सामना करना कोई आम बात हो, जबकि मेरे लिए ये सब बहुत ही अनहोनी था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये यहाँ कैसे आ गया। मैं हैरत से बुद्ध बनी खड़ी रह गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। डर की एक सूखी लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे दीवार के साथ लगा दिया और फिर मेरे ऊपर झुकता चला। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक अनाथ आश्रम में पाया। होश संभाले ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पास माँ बाप और भाई बहन जैसा कोई रिश्ता मौजूद नहीं था। मैं इस दुनिया में अकेली थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ मैंने महसूस किया कि यहाँ पर हम लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। सारा दिन अनाथ आश्रम की दीदी हम लोगों से काम करवाती रहती और खाने को थोड़ा मोड़ा कुछ देती थी। मेरी तरह बहुत सारे बच्चे और बच्चियां यहाँ पर रहते थे जो किसी कैद जैसी जिंदगी जी रहे थे। काम बहुत ज्यादा करते थे और खाने को बहुत कम मिलता था और पढ़ाई करने के लिए भी थोड़ा सा ही वक्त दिया जाता था। एक टीचर आती थी जो सभी बच्चों को काम दे देती थी। किसी बच्चे पर ध्यान देती, किसी का सुनती और किसी को यूं ही टाल कर अपना वक्त गुजार कर चली जाती थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए मैं टीचर की हर एक बात को ध्यान से सुनती और अपनी तरफ से भी सवाल हल करने की कोशिश करती थी। इस तरह मेरी पढ़ाई में दिलचस्पी और मेरी समझदारी देखकर टीचर ने मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हमें इतना पढ़ाया गया था कि हम बुनियादी बातें और अपनी जरूरत के मुताबिक नॉइस लिखना पढ़ना सीख गए थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने महसूस करना शुरू कर दिया कि इस अनाथ आश्रम में कुछ अजीब हो रहा था। मुझसे बड़ी जो लड़कियां थी वो रोजाना रात को तैयार होकर अनाथालय के बाहरी तरफ चली जाती थी। मैं ये बात नोटिस कर रही थी कि इन लड़कियों की जिंदगी बाकी बच्चों से बहुत अलग थी। न केवल उन्हें अच्छा खाना खाने को मिलता था, बल्कि उन्हें नए कपड़े और जरूरत की बहुत सारी चीजें भी मिलती थी। मेरे दिल में ये ख्याल आता कि काश मुझे भी ये सब सुविधाएं मिले, मैं भी अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं। तभी एक दिन मैंने एक लड़की के सामने अपनी इच्छा का इजहार कर दिया। मैंने कहा, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी आपकी तरह जिंदगी गुजारूं। उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहा, ईश्वर ना करे कि तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने को मिले। जब तुम इस उम्र में पहुंचो तो तुम्हारी यहाँ से जान छूट जाए, तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। तुम नहीं जानती कि इन सुविधाओं के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मैं ये समझने में असमर्थ थी कि आखिर वो लड़की किस बात पर रो रही थी। उस वक्त मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी जो मैं इन बातों को समझ पाती। मैं सिर्फ 14 साल की थी। नॉइस, मेरे दिल में दिन ब दिन ये उत्सुकता जाग रही थी कि आखिर देखूं तो सही कि अनाथालय की पिछली तरफ क्या होता है और वे लड़कियां वहां क्यों जाती हैं। तभी एक दिन रात को मैं छुपते छुपाते वहां गई। तब मैंने देखा कि पिछले दरवाजे से आया अनाथालय की देखभाल करने वाली महिला और सभी लड़कियों को लेकर जाने लगी थी। दरवाजे के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और वो लड़कियां उसी गाड़ी में बैठ रही थी और फिर देखते ही देखते वो गाड़ी नजरों से ओझल हो गई। मैं टूटे कदमों से अपने कमरे में वापस लौट आई। अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था कि ये लड़कियां वो कहाँ जाती हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर एक दिन बातों बातों में मैंने एक लड़की से सारा सच उगलवा लिया और ये सच सुनते ही मेरे डर से रोंगटे खड़े हो गए थे। आया के साथ अनाथालय के और भी बहुत से लोग मिले हुए थे।
क्नॉइस जो इन लड़कियों को ले जाकर गलत काम करने पर मजबूर करते थे। रोजाना रात को उन्हें लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और ठेकेदारों के पास पहुंचाते और सुबह का सवेरा होने से पहले इन लड़कियों को वापस ले आते ताकि किसी को इस बारे में कुछ भी पता न चल सके। मुझे अब ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ये सब हो। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? मुझे अपनी इज्जत अपनी जान से प्यारी थी और मैं अपनी इज्जत खोना नहीं चाहती थी। मैंने ये भी देखा था कि अक्सर लोग अनाथालय में आते किसी बच्चे को पसंद करते, उसे गोद ले लेते क्नॉइस, और वो बच्चा यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता। कभी किसी लड़की को ब्याह कर शादी करके कोई ले जाते। मैं दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि कोई मुझसे भी शादी कर ले ताकि मेरी इस सबसे जान छूट जाए। मेरी उम्र अब 19 साल हो चुकी थी और मैंने ध्यान दिया था क्नॉइस की अनाथ आश्रम के इंचार्ज मुझे अजीब नजरों से देखने लगे थे। फिर वहां पर एक आदमी आया और वह अपने हाथों से बच्चों को मिठाइयाँ और चॉकलेट देने लगा। मैं उसे देखकर घबरा रही थी और वहां से जाने लगी जब उसने आवाज देकर मुझे रोक लिया। अब जब मैंने पलट कर देखा तो उसने मुस्कुराते हुए चॉकलेट और मिठाइयाँ मेरे हाथ पर भी रख दी। मैंने भी उससे मुस्कुराते हुए कह दिया, मैं बच्ची नहीं हूँ। तब उसने मुझ पर एक गहरी नजर डाली। न जाने उसकी आंखों में ऐसा क्या था कि मैं नजरें झुकाकर रह गई थी। उस वक्त आया भी ने मुझे वहां से हटने का इशारा किया और मैं अपने कमरे में आ गई। इसके बाद भी उस आदमी की वो खूबसूरत नशीली आंखें मेरे दिमाग में जैसे चुभ रही थी। बार बार उसकी नजरें, उसके देखने का अंदाज मेरे दिल को धड़का रहा था। अगले कुछ दिन अच्छे से गुजर गए थे। आया भी मेरे पास कपड़े लेकर आई और मुझे कहने लगी कि रात को ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। उनकी बात सुनकर मैं झिझक सी रह गई। डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे अंदाजा हो गया था कि वह मुझसे क्या कहने वाली है। तभी उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगी, तुम बच्ची नहीं हो, समझदार हो। यकीनन तुम जानती हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। तुम बहुत हसीन हो और ना जाने क्यों मुझे पहले इस बात का ख्याल नहीं आया कि तुम छोटी नहीं हो बल्कि अपनी उम्र से काफी बड़ी लगती हो। रणरितेश जी तुम पर अपना दिलो दिमाग हार बैठे हैं। और मैं आया कि ये बात सुनकर परेशान हो गई। इसका मतलब उस लड़के का नाम रंजित था। अगले दिन मुझे आया भी ने कहा कि मेरी शादी है और मुझे हमेशा के लिए इस अनाथालय से दूर जाना है। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। ऐसा भला कैसे मुमकिन था? न जाने वो कौन था जो मुझसे शादी करके मुझे अपने घर ले जा रहा था। लेकिन उसका मेरे साथ रवैया कैसा होगा, उसके घर का माहौल कैसा होगा और मेरी आने वाली जिंदगी कैसी होगी? तरह तरह की सोचें मुझे अपने घेरे में लिए हुए थी। और फिर जब शादी की रस्मों के लिए आया भी मुझे तैयार कराकर क्नॉइस बड़े कमरे में लेकर गई तो तब मैंने जरा सी नजर उठाकर देखा, मेरे सामने वही था जो उस दिन अनाथालय में आया था, जिसने बच्चों में मिठाइयाँ बांटी थी। उसे देखकर न जाने क्यों मेरे दिल में बैठ गया कि ये मेरे लिए एक तोहफा है, ये मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। और फिर मैं खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो गई थी। जब मैं वहां से विदा हुई तो वहां पर गुजारा हुआ सारा समय मेरी आंखों के सामने घूमने लगा और बार बार उन लड़कियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। वहां पर कुछ लड़कियां इन सारे अत्याचारों को सहने पर मजबूर थी। कुछ अपनी मर्जी से ये सब कर रही थी और कुछ मजबूरी में मैं उन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे उन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे इस बारे में अपने पति से बात करनी चाहिए। जब मैं विदा होकर उनके साथ घर आई तो मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। क्नॉइस बहुत प्यार करने वाले थे। शादी से पहले मैं जितना डर रही थी वो सारा डर रणरितेश की बाहों में समाते ही छूमंतर हो गया था। रणरितेश ने मुझे फूलों की तरह छुआ था और रणरितेश की प्यार पर मेरी आंखें भर आई थीं। मैं तो अनाथ थी, ना माँ बाप मेरी किस्मत में थे, क्नॉइसन ही बहन भाई का प्यार भी नहीं। फिर मेरी किस्मत में इतना अच्छा पति कैसे लिख दिया गया था? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और फिर रोती रोती मैं रणरितेश के सीने में अपना सर छुपा रही थी। रणरितेश ने कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। रणरितेश ने हैरान होकर पूछा कि आखिर इसमें रोने वाली क्या बात है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मुंह जैसा इतना सुंदर पति मिला है। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, रणरितेश ये तो खुशी के आंसू है। उन्होंने मुझे बहुत इज्जत और मान दिया था। इस घर में हम दोनों के अलावा नौकर चाकर भी थे। रणरितेश एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे
और उनके बिजनेस दूसरे देशों तक फैली हुई थी। मुझे इस बात पर हैरानी थी कि उन्होंने फिर मुझ जैसी अनाथ लड़की से शादी क्यों की। उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में क्यों शामिल किया। जब मैं ये बात उनसे पूछती थी तो वह मुस्कुराकर टाल देते थे और कहते, तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। और मैं उनकी बातों पर चुपचाप सिर झुका लेती थी। ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी खुशियां इतनी कम होंगी। रणरितेश का साथ बस कुछ ही टाइम के लिए होगा। शादी का चौथा दिन था। जब मैं सुबह उठी नॉइस तो रणरितेश ने मेरे गाल थपथपाते हुए कहा कि वह एक हफ्ते के लिए दूसरे कंट्री जा रहे हैं। उनकी बिजनेस मीटिंग है और उन्हें बहुत सारे काम हैं। उन्होंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते से पहले लौट आऊं। तुम चिंता मत करना, यहाँ तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और अगर कोई प्रॉब्लम हो नॉइस तो मुझे कॉल कर लेना। उन्होंने मुझे एक मोबाइल लेकर दिया और उसमें अपना नंबर सेव करके मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका भी समझाया। फिर वह मुझे उदास छोड़कर चले गए। मेरा दिल कह रहा था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। दोपहर को जब मैं कमरे से बाहर आई नॉइस तो लाउंज में मैंने एक औरत को बैठा हुआ देखा था। उसकी मेरी तरफ पीठ थी। वह मुझे देखकर एक पल के लिए हैरान रह गई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसका अंदाज बहुत अजीब था। मैंने उसे अपना परिचय करवाया तो वो हैरान नजर आने लगी और कहने लगी, क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा बेटा तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकता है, जबकि वो पहले से शादीशुदा है, उसकी एक बीवी भी है। तुम झूठ बोल रही हो, ना जाने कौन हो और मेरे घर में किस नियत से घुस आई हो। उन्होंने मुझे धक्के देने शुरू कर दिए। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, नॉइस, रणरितेश ने खुद मुझे इस घर में लाया है। उन्होंने मुझसे शादी की है और आप एक बार उनसे मुझे बात करने दे। मेरा मोबाइल कमरे में ही था, मगर उस औरत ने ना तो मुझे कमरे में घुसने दिया और ना ही मेरी किसी बात पर यकीन किया और ना ही खुद रणरितेश को कॉल करके कुछ कन्फर्म किया। मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगी। नौकर भी एक तरफ सिर झुकाए खड़े थे। इस सब में किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की थी। तब मुझे पता चला कि ये रणरितेश की माँ थी। रणरितेश ने मुझसे ये क्यों छुपाया था कि उसकी माँ भी है, मगर ये 4 दिन से कहा थी और ये तो कह रही थी नॉइस कि उसकी शादी हो चुकी है, तो उसकी बीवी इस घर में क्यों नहीं थी। मैं रोते रोते निढाल हो गई और कहने लगी, जब तक रितेश यहाँ नहीं आता तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। रोने धोने की आवाज से आसपास के लोग भी जमा हो गए थे। उस औरत ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। कहने लगी, मैं अपने बेटे से पूछती हूँ, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम अपना अंजाम देख लेना। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने दरवाजा खोला। वह बुरी तरह रो रही थी और मुझसे कहने लगी, तुम्हारा मनहूस आया मेरे बेटे पर पड़ा और उसकी मौत हो गई है। नॉइस, अब तुम्हारा हम लोगों से कोई संबंध नहीं है। तुम रणरितेश की पत्नी के तौर पर इस घर में रह रही थी। अब तुम भी मेरे घर से निकल जाओ। उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मैं रोते हुए सड़क पर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। अनाथ आश्रम से बाहर की दुनिया मेरे लिए अनजान थी और मैं रोते रोते निढाल होकर सड़क पर बैठ गई थी। इसी दौरान एक तरफ से आवारा लड़कों का टोला आया। वे मुझ पर आवाजें कसने लगे। मुझे अपनी इज्जत खतरे में पड़ते हुए महसूस होने लगी। मैंने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मैं रोड पर आ गई और तभी मैं एक गाड़ी के साथ टकरा गई। मेरा दिमाग अब सही से काम नहीं कर रहा था। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी और मालकिन जी मेरे पास मौजूद थी। मुझे होश में आते देख उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने रोते हुए उन्हें सारी दास्तां सुना दी। उन्हें मुझ पर तरस आ गया और वह मुझे अपने साथ घर में ले आई। मैं उनके साथ 6 महीने से मौजूद थी। मैं यही समझ रही थी कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा, वह इस दुनिया से जा चुका है। और आज जब मैंने उसे अपनी आंखों के सामने देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि रणरितेश मुझे बाहों में लिए खड़ा था और बेतहाशा मुझे घूर रहा था। उसके अंदाज में एक प्यास थी, तड़प थी। रणरितेश कहने लगा, गीता, तुमने तो मुझे रितेश जी मार दिया था। मैं भी रोते हुए उसके सीने से चिपक चुकी थी। तभी दरवाजे पर खड़कने की आवाज सुनाई दी तो वह मेरा बाजू पकड़कर मुझे ऑफिस से बाहर ले आया और मुझे खींचते हुए एक गाड़ी में बैठा दिया।
मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो मुझे कहने लगा, शुक्र करो कि तुम उन लोगों के चंगुल से बाल बाल बच गई हो। मैं कितने टाइम से इसी ताक में था नॉइस कि कैसे उन लोगों से तुम्हारी जान छुड़ाओ, मगर मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था। तुम्हारी वजह से ही मैंने उस व्यक्ति के साथ दोस्ताना संबंध बढ़ाया था जो कि आज मेरे काम आया है। अब तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर जा रही हो। ये सब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं रणरितेश से नाराज थी, खफा थी। उसकी माँ ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कहने लगी कि रणरितेश इस दुनिया में नहीं रहा, जबकि वह जिंदा सलामत मेरे सामने परजन था। उसने एक बार भी मुझे तलाश करने की कोशिश नहीं की। मैं उससे बहुत खफा थी। फ्लैट में आकर उसने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं उसकी कोई बात सुनने पर तैयार नहीं थी और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे मालकिन जी से क्या समस्या थी। उसने उनके बारे में ऐसी बात क्यों की थी? फिर जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन फट गई। उसने मुझे बताया कि मालकिन जी मेरा सौदा करना चाह रही थी। मुकेश दरअसल एक स्मगलर था जो लड़कियों की खरीद कर कारोबार करता था और मुकेश शादी के नाम पर मुझे बेचना चाहता था, मगर रणरितेश ने उनका प्लान नाकाम कर दिया। उस दिन रितेश ने मुझे बेहोश किया। वो मुझे लेकर उसी वक्त वहां से फरार होना चाहता था, मगर तभी रितिका की मुझ पर नजर पड़ गई और रणरितेश को वहां से भागना पड़ा था। मुकेश कुछ दिन के बाद ही स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था और अब जेल में सड़ रहा था। अब मालकिन किसी और शिकार की तलाश में थी ताकि वह मुझे बेचकर एक मोटी रकम कमा सके। उनका बिजनेस घाटे में जा रहा था। उसे बढ़ाने के लिए उन्हें और पैसा चाहिए था जो वह मेरे जरिए से कमाना चाहती थी। ये सब सुनकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं उनकी असलियत क्यों ना जान सकी। उनकी घटिया प्लानिंग को मैं उनकी प्यार समझती रही, नॉइस ये जाने बिना कि आजकल बिना मतलब के कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। रणरितेश ने मुझे बताया कि उसने मुझसे बस एक ही झूठ बोला था। उसने शादी की हुई थी, मगर वह अपनी बीवी को तलाक दे चुका था क्योंकि उसकी बीवी एक बदचलन औरत थी और उसके गैर मौजूदगी में उसके और मर्दों से भी रिश्ते थे, जबकि उसने मुझे अपनी माँ के बारे में इसलिए अनजान रखा था कि वे मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी क्योंकि वे दौलत की पूजा करने वाली थी और अमीर लोगों को ही पसंद करती थी। उन दिनों वो गाँव गई हुई थी और उनका कुछ महीनों से पहले वापस आने का कोई इरादा नहीं था, मगर अचानक से उनका आने का प्लान बन गया और मुझे देखकर उन्होंने घर से निकाल दिया। रणरितेश को इस सब का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। वापस आकर उसने मुझे बहुत ढूंढा, मगर उसे मैं कहीं नहीं मिली। वह अपनी माताजी से नाराज रहा कि आपने मेरी बीवी को घर से बाहर क्यों निकाला, मगर क्या हो सकता था, मैं उन लोगों से बहुत दूर आ चुकी थी। उस दिन वो काम के सिलसिले में आया हुआ था। जब उसने मुझे स्टोर में रितिका के साथ देखा तो वो चौंक गया और फिर जब उसने मेरा पीछा किया तो तब उसे इन लोगों के बारे में जांच करने पर मालूम हुआ कि वे लोग पर्दे के पीछे क्या काम कर रहे हैं। उसे इस बात का डर था कि कहीं वे लोग मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दें। उन दिनों वह मालकिन और उनके पति के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में व्यस्त था और फिर एक दिन उसे उनके खिलाफ ऐसे सबूत मिल गए थे जिनसे वह उन्हें सजा दिलवा सकता था। नॉइस तब उसने देर नहीं की। उन्हें सजा दिलवाते ही वह कुछ दिन के बाद मुझे लेकर वापस आ गया था। अब मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ बदल चुका था क्योंकि वह जान गई थी कि मैं गरीब और अनाथ ही सही, लेकिन उनके बेटे की मोहब्बत थी। अब अगर वह अपने बेटे को खुश देखना चाहती है तो उन्हें मुझे स्वीकार करना होगा और इसलिए अब मेरी सास ना चाहते हुए भी मुझे अपने घर में रख लिया। अब मेरी जिंदगी में खुशी आ चुकी थी क्योंकि मेरे पति रंजित मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अब वो मुझे छोड़कर बाहर विदेश कभी नहीं जाते हैं और अगर कभी जाना भी हुआ तो मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। भाभी बाथरूम में नहाने चली गई। वो नहाकर निकली तो केवल एक तौलिया लपेटकर बाहर निकली थी और बोली, मैं कपड़े चेंज करती हूँ, तुम भी नहा लो। जब मैं नहाकर निकला तब भाभी ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और दुल्हन बनकर सजने संवरने लगी थी। मैंने कहा, भाभी कहीं जाना है क्या? वो कहने लगी, प्रेम हर लड़की के जीवन में प्यार की बड़ी कल्पना होती है। आज तुम मेरी वो इच्छा को पूरी करोगे।
इतना सुनते ही मैं भाभी को बेडरूम में ले गया। थोड़ी ही देर बाद काम वाली लड़की सावित्री, जिसके पास नीचे सीढ़ियों की एक चाबी होती थी, वो हर रोज की तरह कमरे में आ गई और उसने हम दोनों को इस हालत में देख लिया। वो हमें देखकर फौरन बाहर निकल गई और किचन में काम करने लगी, लेकिन जाते हुए कमरे से सारे बर्तन ले गई। बर्तनों के खनकने की आवाज से भाभी भी उठ गई और अंदर के बर्तन न देखकर समझ गई कि सावित्री ने सब कुछ देख लिया है। खैर, भाभी ने मेरे ऊपर चादर डाली और बाहर निकल गई। फिर वो सावित्री से बात करके आई। औरतें आपस में खुली होती है। जब मैं उठा तो सावित्री बाथरूम में कपड़े धो रही थी। भाभी ने कहा, प्रेम, इस सावित्री को सब कुछ पता चल गया है। आज तुम इसको मेरे सामने बात करो ताकि ये किसी से कुछ कह ना सके। मैंने कहा, भाभी, मेरा दिल नहीं करता और ये मानेगी भी नहीं। भाभी कहने लगी, ये मान जाएगी क्योंकि हम औरतें आपस में बातें कर लेती है। इसके पति ने इसे छोड़ रखा है। 2 साल शादी को हो गए हैं। ये प्यार को तरस रही है। इसने हमेशा तुम्हारे भैया को कई बार लुंगी में देखा है और आज तुम्हें भी देख लिया। तुम चिंता मत करो, इसे मैं तैयार कर दूंगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। ये बात उन दिनों की है जब मैं 19 साल का था और मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के पेपर दिए थे। हमारे एक रिश्तेदार कलकत्ता में बिजनेस करते थे। वो एक रोज हमारे घर आए हुए थे और मेरे पापा से कहने लगे, प्रेम अब क्या करता है? पापा ने कहा, अभी तो वो कुछ नहीं करता। जब इसके एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो फिर आगे की पढ़ाई चालू होगी। मेरा रिजल्ट आने में 3 महीने थे। हमारे उन रिश्तेदार का नाम चंद्रकांत जी था, जिसे कलकत्ता में लोग राम जीलाल के नाम से जानते थे। दूर के रिश्ते में वो मेरे भाई लगते थे। उन्होंने मेरे पापा से कहा, आजकल पढ़ाई में क्या रखा है? क्यों नहीं इसको बिजनेस में लगा दिया जाए? मेरे पापा कहने लगे, हमारे बिजनेस की कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, इसलिए ये क्या बिजनेस करेगा? राम जीलाल कहने लगे, इसे मैं कलकत्ता ले जाता हूँ और वहाँ बिजनेस की ट्रेनिंग दूंगा। साथ ही मैं हर महीने आपको 5-7 हजार रुपये भेजता रहूंगा। बात मेरे पापा की समझ में आ गई। पापा कहने लगे, चलो अभी रिजल्ट आने में 3 महीने हैं तो हम इसे कलकत्ता आपके पास भेज देते हैं। कुछ दिन बाद हमने कलकत्ता की टिकट बुक कराई और मैं कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। कलकत्ता पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि राम जीलाल के घर केवल उनकी बीवी और वो ही थे। राम जीलाल लगभग 40 से 42 साल की उम्र के थे। उनकी हाइट लगभग 5 फुट 2 इंच रही होगी और दुबला पतला सा शरीर था। लगभग 4550 किलो वजन होगा। वैसे दिखने में भैया स्मार्ट तो लगते थे, लेकिन शरीर से बहुत कमजोर थे, जबकि भाभी जी की उम्र लगभग 28 से 30 साल की थी। जब मैंने पहली बार भाभी जी को देखा तो मैं उन्हें भैया की बेटी समझ बैठा था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो उनकी बीवी है। उनकी शादी को लगभग 7 साल हो चुके थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। चंद्र भैया की पहली बीवी जो गांव से ही थी, उनका देहांत हो गया था। राम जीलाल ने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी बीवी, जिसका नाम रामती था, वो कलकत्ता से एक बंगाली परिवार से थी। जब मैंने पहली बार भाभी जी को देखा तो लगा कि वो एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है। वो हमेशा घर पर स्कर्ट और टॉप ही पहनती थी। भाभी जी का एकदम गोरा रंग और भरा हुआ बदन था। उनकी हाइट भी लगभग 5 फीट 3 इंच थी। बहुत ही सुंदर गोल चेहरा, सुंदर बड़ी बड़ी आंखें थीं। कलकत्ता में उन्होंने जो मकान किराए पर लिया हुआ था वो 2 कमरों का एक सेट था, जो एक बहुत बड़ी कोठी के ऊपर था। उसकी सीढ़ियां कोठी के एक बहुत बड़े हॉल के अंदर से होती हुई ऊपर जाती थी।
उन 2 कमरों में एक कमरा बड़ा था, जिसके फर्श के ऊपर एक कोने में जमीन पर बेड साइज का मोटा गद्दा लगा हुआ था और उसके ऊपर बहुत बड़ी मच्छरदानी लगी हुई थी, जिसे दिन में ऊपर कर देते थे। दूसरा कमरा बहुत ही छोटा था, जिसमें एक आदमी सो सकता था, लेकिन उसमें पंखा नहीं लगा हुआ था। उस सेट के साथ ही एक किचन, एक बाथरूम था। क्योंकि छोटे कमरे में पंखा नहीं था, इसलिए हम तीनों को उस एक ही गद्दे पर सोना था। जिस दिन मैं कलकत्ता पहुंचा, उस दिन कुछ औपचारिक बातें हो पाई और मैं दोपहर का खाना खाकर उसी गद्दे पर सो गया था। राम जीलाल का ट्यूबवेल के पाइप और उसके पार्ट सप्लाई करने का बिजनेस था। वो पहले यूपी और बिहार में ऑर्डर बुक करके आते थे और बाद में माल तैयार करवाकर पैक करवाकर उसे ट्रांसपोर्ट से भेजते थे। उनका बिजनेस कोई बहुत अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा था। बस घर में खाना पीना और रहना सहना ठीक तरह से हो जाता था। ऑफिस के नाम पर उस बड़े कमरे में ही एक कोने में एक मेज के ऊपर एक छोटा सा टाइपराइटर रखा था, जिसके ऊपर वो कुछ टाइप कर लेते थे। कुछ फाइलें और फर्म के लेटर हेड्स रखे थे। अधिकतर काम लेटर्स लिखने, बिल भेजने और जो पेमेंट के रूप में चेक आते थे, वे खाते में जमा करवाने का था, जो भैया ने मुझे समझा दिया था। भैया का कलकत्ता में काफी रसूख था। राम जीलाल बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, जिसमें वो मेरी मदद लेते थे। राम जीलाल घर पर बहुत कम रहते थे और अधिकतर बाहर मार्केट में ही अपना सारा दिन बिताते थे। पहले दिन जब हम रात को सोने लगे तो मुझे दीवार की तरफ सोने को बोला गया। बीच में राम जीलाल सो गए और उनके साथ भाभी जी सो गई। उस गद्दे के ऊपर एक बहुत बड़ी मच्छरदानी लगी थी और रात को कमरे में 0 पावर का एक कोने में टेबल लैंप जलता रहता था, जिससे अंधेरा तो नहीं लगता था, लेकिन कुछ साफ भी नहीं दिखाई देता था। पहले दिन क्योंकि मैं थका हुआ था, मुझे दोबारा फिर लेटते ही नींद आ गई। रात को लगभग मेरी 2 बजे आँख खुली। तब मैंने देखा चंद्र भैया लूंगी और बनियान पहनकर पेट के बल उल्टे सोए हुए थे। वो दोनों पूरी तरह से नींद में थे। भैया रात को सोते वक्त तंबाकू का पान खाकर गहरी नींद में सो जाते थे। वैसे भी वो दिन भर की भाग दौड़ में थक जाते थे। कुछ देर में देखता रहा, फिर थोड़ा और ऊपर उठकर देखा तो भाभी सो रही थी। बहुत साफ तो सब कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन भाभी गोरी इतनी थी कि थोड़ी देर देखने पर सब दिखाई देने लगा था। मेरे मन में तरह तरह के सवाल आते रहे। कभी सोचता कि बेचारी को पता नहीं है, ढक दूं। कभी सोचता मौका है, प्यार करता रहूं। लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके बाद मैं उठकर मच्छरदानी से बाहर निकला और कमरा खोलकर बाथरूम में गया। जब मैं आया तो भाभी वैसे ही लेटी हुई थी। मुझसे रहा नहीं गया। जिस दिन मैं वहां गया था तो दूसरे दिन से ही उन दोनों मियाँ बीवी ने मुझसे वो इस प्रकार की हंसी मजाक करने शुरू कर दिए थे। राम जीलाल द्वारा बातों में वो शब्दों का खूब प्रयोग किया जाता था। हम तीनों बैठकर अक्सर प्यार की बातें करते थे। पहले तो मुझे शर्म आई, फिर मैं भी उनके साथ हंसी मजाक और जोक्स करने लगा था। अगले दिन इतवार था। सुबह ही हम नहा धोकर तैयार हो गए और तीनों ने एक टैक्सी की और कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। उस दिन भाभी ने साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बला की सुंदर लग रही थी। हम सारा दिन घूमते रहे और जहाँ कहीं भी हमें कोई सुंदर लड़की दिखाई देती तो हम उसके बारे में बातें करते। बातें सिर्फ यही होती थी कि बताओ ये खेली हुई है या नहीं। सारा दिन घूम फिर कर हम शाम को घर आ गए और फिर रात को खाना खाकर सोने लगे। सोने से पहले भैया ने मुझे कुछ तस्वीरों वाली मैगजीन दिखाई। उनके पास एक ताश की गड्डी थी, जिसके हर पत्ते पर आदमी और औरत के फोटो प्रिंट हुए थे, और भी उन्होंने बहुत सा ऐसा मटेरियल दिखाया जिसमें फिल्मों जैसे फोटो थे।
जब हम दोनों ये देख रहे थे तब भाभी जी वही आसपास घूम रही थी। बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने अभी तक किस किस के साथ और कितना प्यार किया है। वैसे तो मैंने मेरे जीवन में जो शुरुआती सत्य घटना घटी थी उस पर कहानियों भी लिख चुका हूँ, लेकिन ये बातें मैंने उन्हें नहीं बताई और छिपा ली। मैंने सोचा कि बात पता लगने पर पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हो सकता है ये मेरा कोई इम्तिहान ले रहे हों। मैंने कहा, अभी तक तो मैंने किसी औरत को नहीं देखा है। ये सुनकर भाभी खुश नजर आई। वो दोनों पति पत्नी अपनी बातें बताते रहते थे और हंसी मजाक करते रहते थे। भैया के घर एक काम वाली सांवली सी लड़की आती थी जिसका नाम सावित्री था। एक रोज भैया कहने लगे, प्रेम, इसे पकड़कर प्यार करो ना। वो बाथरूम में कपड़े धो रही थी, लेकिन भाभी ने एकदम मना कर दिया और वो इस बात से नाराज भी हो गई। भैया के साथ मैं सुबह थोड़ी देर बैंक के काम से निकलता था और 12 बजे तक वापस आ जाता था। फिर सारा दिन भाभी के साथ ही रहता था। भाभी ने एक दिन कहा, प्रेम, तुम सावित्री को बिल्कुल कुछ नहीं कहोगे। यदि तुम चाहोगे तो मैं कभी बढ़िया चीज तुम्हें दिलवा दूंगी। मैंने कहा, आपसे बढ़िया मुझे और कहाँ मिलेंगे? भाभी शर्मा गई और बोली, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ये ख्याल रखते हो? मैं फिर एकदम से डर गया। मैं भाभी को सोने के बाद हर रोज देखने लगा था। मुझे नहीं पता मेरी इन सारी हरकतों का भाभी को पता चल रहा था या नहीं, परंतु न कभी उन्होंने विरोध किया और न मैंने ज्यादा कोशिश की। कभी इधर और कभी उधर सोना भाभी की आदत थी। ऐसे ही करते हुए लगभग 12 दिन निकल गए। एक रोज जब भैया बाहर गए हुए थे तब मैंने पूछा, भाभी, आप तो इतनी छोटी हो भैया, इतने बड़े आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ ना। ये सुनकर भाभी थोड़ा उदास हो गई। उन्होंने बताया, तुम्हारे भैया ने मेरे पापा को पटा लिया था और अपनी उम्र कम बताई और ना ही पहली बीवी की बात बताई। हमारे साथ धोखा किया है। भाभी ने बताया, ये अच्छा आदमी नहीं है, बहुत ज्यादा चालू आदमी है। सोनागाछी एक बदनाम जगह है, वहाँ बाजारू औरत के पास भी जाता है। भाभी से जब मैंने पूरी बात पूछी तो उन्होंने बताया, पहली रात को इन्होंने शराब पी रखी थी। भाभी जब अपनी बात बता रही थी तो मेरे मन में हलचल होने लगी थी। भाभी ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। भाभी ने मुझसे पूछा, सच सच बताओ, तुमने कभी किसी के साथ प्यार किया है या नहीं? वो कहने लगी, मुझे पता है, तुम उस दिन को छिपा रहे थे। भाभी कहने लगी, देवर जी, मैं सब जानती हूँ। सोते हुए क्या क्या करते हो? मैंने कहा, जब आपको सब पता था तो चुप क्यों रहती थी? वो बोली, मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या क्या तमाशा करते हो। फिर तुम्हारे भैया भी तो होते हैं। मैंने कहा, अच्छा, अब तो दिखाओ ना। रात को अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा, बस एक बार और तुम दूर खड़े हो जाओ। तभी डोर बेल बज गई। हम दोनों एकदम से खड़े हो गए। मैं बाथरूम में चला गया और भाभी नीचे सीढ़ियों पर दरवाजा खोलने चली गई। उस दिन भैया जल्दी 5 बजे ही आ गए थे। मैं कुछ देर बाद बाहर निकला। मैं बाहर आया तो पता चला कि भैया रात 10 बजे की ट्रेन से फैजाबाद जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो टिकट लेकर आए हैं और कुछ ऑर्डर बुक करने हैं। कुछ माल की कंप्लेंट है, उन्हें देखना है। भाभी जी उनके जाने की तैयारी करने लगी। भैया ने मुझसे कहा, मुझे 10 से 15 दिन लग जाएंगे, तब तक तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। उन्होंने बताया कि जब तुम नहीं थे तो भाभी के पास मकान मालिक की एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की सोती थी। अब तुम हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि भगवान ने तो लॉटरी ही निकाल दी। हमने 10 बजे खाना खाया और भैया 10:30 बजे टैक्सी में अपना सामान लेकर निकल गए। जाते वक्त भाभी ने थोड़ा उदास होने का नाटक किया।
भैया कहने लगे, प्रेम को तुम्हारे साथ रहने के लिए ही तो बुलाया है। ये बच्चा है, तुम लोग घूमो फिरो। भैया के जाते ही भाभी ने नीचे जाकर सीढ़ियों में ताला लगाया और ऊपर आ गई। थोड़ी उदास तो लग रही थी। वो कहने लगी, थोड़ा सब्र करो, मुझे नहाने दो, पसीना आ रहा है, और तुम भी नहा लो। भाभी बाथरूम में नहाने चली गई। वे नहाकर निकली तो केवल बड़ा तौलिया लपेटकर बाहर निकली और बोली, मैं कपड़े चेंज करती हूँ, तुम भी नहा लो। जब मैं नहाकर निकला तो भाभी ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और दुल्हन बनकर सजने संवरने लगी थी। मैंने कहा, भाभी कहीं जाना है क्या? भाभी कहने लगी, प्रेम, हर लड़की के जीवन में प्यार की बड़ी कल्पना होती है। आज तुम मेरी उस इच्छा को पूरी करोगे। इतना सुनते ही मैं भाभी को बेडरूम में ले गया। थोड़ी देर बाद काम वाली लड़की सावित्री, जिसके पास नीचे सीढ़ियों की एक चाबी होती थी, वो हर रोज की तरह कमरे में आ गई और उसने हम दोनों को उस हालत में देख लिया। वो हमें देखकर फौरन बाहर निकल गई और किचन में काम करने लगी, लेकिन जाते हुए कमरे से सारे बर्तन उठाकर ले गई। बर्तनों के खनकने की आवाज से भाभी भी उठ गई और अंदर के बर्तन न देखकर समझ गई कि सावित्री ने सब कुछ देख लिया है। खैर, भाभी ने मेरे ऊपर चादर डाली और बाहर निकल गई। फिर वो सावित्री से बात करके आई। औरतें आपस में खुली होती है। जब मैं उठा तो सावित्री बाथरूम में कपड़े धो रही थी। भाभी ने कहा, प्रेम, इस सावित्री को तो सब कुछ पता चल गया है। तुम इसको मेरे सामने बात करो ताकि ये किसी से कुछ कह ना सके। मैंने कहा, भाभी, मेरा दिल नहीं करता, और ये मानेगी भी क्यों? भाभी कहने लगी, ये मान जाए कि क्योंकि हम औरतें आपस में बातें कर लेते हैं। इसके पति ने इसे छोड़ रखा है। 2 साल शादी को हो गए हैं। ये प्यार को तरस रही है। इसने हमेशा तुम्हारे भैया को कई बार लुंगी में देखा है। आज इसने तुम्हें भी देख लिया। तुम चिंता मत करो, इसे मैं तैयार कर दूंगी। मैंने कहा, पहले इसे नहाने को कहना है। भाभी बोली, ठीक है, जब दोपहर को आएगी तो मैं इसे तैयार कर दूंगी। मैं थोड़ी देर के लिए नीचे घूमने बाहर चला गया। भाभी ने पीछे से सावित्री को तैयार कर लिया और जब मैं घर आया तो वो बाथरूम में नहा रही थी। भाभी कहने लगी, इसको मैंने अभी मना लिया है, तुम तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में सावित्री शैम्पू आदि से नहाकर बाहर आई। सांवली होने के बाद भी गजब की सुंदर लग रही थी। उसने भाभी को दी हुई उनकी एक छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। वो कमरे में आ गई। उसने क्रीम आदि लगाकर और खुशबू उठा रखी थी। भाभी कभी अंदर आ रही थी और कभी किचन में जा रही थी और ये सब देख रही थी। उन्हें फिक्र नहीं रही कि सावित्री अब कहीं हमारी बात करेगी। एक रोज मैंने भाभी से कहा, भाभी, एक रोज जब भैया के कहने पर मैं सावित्री को पकड़ने चला था, तब आपने कहा था, मैं तुम्हें कोई बढ़िया सी चीज दिलवाऊंगी, वो कौन है? भाभी ने कहा, जब तुम नहीं थे तब मेरे पास मकान मालिक की एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की सोती थी। वो हमारी सारी मैगजीन देखती रहती है। वो मुझसे बहुत खुली हुई है। तुम्हारे भैया की उस पर नजर है, लेकिन वो उनको लिफ्ट नहीं देती क्योंकि वो जानती है तुम्हारे भैया किस टाइप के हैं। उसका नाम शिवानी है और एकदम अच्छी है। भाभी ने इशारा किया कि वो साथ वाले कमरे में ही सोती है। दरअसल हमारे कमरे में एक दरवाजा बंद रहता था। वो कमरा मकान मालिक के पास था और उसमें शिवानी सोती थी। दोस्तों में कलकत्ता में भैया के घर 3 महीने रहा। भैया आते जाते रहते थे और एक आध हफ्ता रुक कर जाते थे। मेरे कलकत्ता से जाने के बाद पता चला कि भाभी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो माँ बन गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है? इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब कोई मेरी तारीफ करता है
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे सच कहूं तो मैं हूँ भी बहुत खूबसूरत दुनिया की फिक्र किए बिना मैं हमेशा हिरनी की तरह इधर उधर फुदक रहती हूँ। आखिर मेरी उम्र भी तो ऐसी है। अभी अभी 19 की हुई हूँ और 12वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। कुछ महीने पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिलचस्प वाकया हुआ जिसे मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। दिसंबर की वो सर्द रात आज भी मेरी यादों में ताजा है। जब भी उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी लहर जाग उठती है। मेरे मामा के बेटे अभिमन्यु की शादी थी और मैं गाँव गई हुई थी शादी का हिस्सा बनने और वहां का आनंद लेने। सच कहूं तो मैं शादी में आई सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और देखने में आकर्षक महसूस कर रही थी। मेरी मासूम सी मुस्कान और खूबसूरती ही मुझे सबसे अलग बना रहे थे। शादी के माहौल में हर कोई खुश था और चारों तरफ हंसी मजाक नाच गाना हो रहा था। शादी के 4 दिन पहले ही मैं गाँव पहुंच गई थी, इसलिए सबके साथ जल्दी घुल मिल गई। अभिमन्यु जो कि दूल्हा था हर बात में मेरी सलाह ले रहा था, शायद इसलिए कि मैं शहर से आई थी और मेरी पसंद नापसंद उसे खास लगती थी। लेकिन शादी के माहौल में एक शख्स ऐसा भी था जो हर वक्त मुझे देखता रहता था। मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर जमी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वह चुपचाप अपनी खुली आंखों से मेरे सौंदर्य को निहार रहा था। उसकी नजरें हर वक्त मुझे महसूस होती थी। मैंने इस बात को नोटिस तो किया था, पर उस वक्त नजरदाज करना ही सही समझा। आखिरकार शादी पूरी हो गई और अब बारी थी। शादी के बाद उस पहली रात की शादी के दौरान मेरी दोस्ती अमृता नाम की एक लड़की से हो गई थी। अमृता हंसमुख और बातूनी स्वभाव की थी और हम दोनों जल्दी ही अच्छी दोस्त बन गए। मैंने उससे हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, अमृता, इस पहली रात में आखिर ऐसा क्या होता है जिसका इंतजार हर नव विवाहित जोड़े को होता है? अमृता ने अपनी आंखों में हल्की शरारत भरते हुए जवाब दिया, अरे मेरी प्यारी सुनीता, इस रात का मतलब है ढेर सारी मस्ती। मस्ती? कैसी मस्ती? मैंने उत्सुकता से पूछा। अमृता ने हंसते हुए कहा, नई नवेली दुल्हन का अपने सपनों के राजकुमार से मिलन होता है, फिर दोनों दो जिस्म एक जान हो जाते हैं और फिर शुरू होता है ढेर सारा प्यार। उसके इस जवाब ने मेरे मन में थोड़ी हलचल जरूर मचाई, लेकिन मैं चुप रही। शादी के माहौल में सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। फूल वाला आया और अभिमन्यु का कमरा फूलों से सजाकर चला गया। मैं इस सब को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई। मेरा मन अब रोमांटिक फिल्मों में दिखाए गए दृश्यों की तरह सोचने लगा, जैसे फिल्मों में सीन दिखाए जाते हैं। अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि आखिर ये कैसी रात है, इसका अनुभव कैसा होता है। पर यह सब मेरे मन में एक ख्याल भर था। मामा के घर के हर कोने से मैं अब तक अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। अभिमन्यु को जो कमरा दिया गया था उसकी एक खिड़की बाहर खुलती थी, लेकिन खिड़की से देखना या ताक झांक करना मेरे लिए सही नहीं था। लेकिन दिल था कि मानने को तैयार ना था। रात के करीब 11 बज चुके थे। अभिमन्यु की भाभिया दुल्हन को उसके कमरे में छोड़ने गई। उस समय मेरा मन एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, क्योंकि अब तक मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला था जिससे मैं इस नए अनुभव को समझ सकूं। एक पल को तो मेरे मन में ये ख्याल भी आया कि मैं खुद अभिमन्यु के कमरे में जाकर छिप जाऊं, लेकिन मैंने तुरंत इस विचार को त्याग दिया, क्योंकि यह करना न केवल गलत था बल्कि असंभव भी था। दुल्हन को कमरे में छोड़कर भाभिया हंसती हुई वापस आ गई। उनके चेहरे पर खुशी और मजाकिया अंदाज झलक रहा था। बड़ी भाभी ने मजाक में कहा, आज तो अभिमन्यु की शादी की रात है, देखना बहुत मजेदार होगा। छोटी भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे इतना यकीन है? बड़ी भाभी हंसकर बोली, अरे बस समझ लो, हमने तो पहले भी ऐसी शादियों में खूब मजे देखे हैं, ये तो हर शादी की बात होती है। फिर दोनों भाभियों के बीच और भी बातें होने लगी, जिसे सुनकर मैं बहुत असहज सी होने लगी। सब लोग आपस में बातें करने में व्यस्त थे। मैंने सोचा कि ये सही मौका है, कमरे के आसपास जाकर कुछ और जानने की कोशिश करूं। धीरे धीरे मैं बाहर निकलकर खिड़की की तरफ बढ़ गई। बाहर का माहौल शांत था और वहां कोई नहीं था। मैंने खिड़की के पास पहुंचकर उसे खोलने की हल्की कोशिश की। सौभाग्य से खिड़की पहले से ही अध खुली थी।
शायद इसे बंद करना भूल गए थे। मैंने हल्के से खिड़की के अदर झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कदम ठिठक गए। अदर का नजारा देखते ही मेरा दिमाग सन्न रह गया। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर अदर झांकने की कोशिश कर रही थी। मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी और मैं पूरी तरह उसी में डूबी हुई थी। तभी अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं तुरंत चौंक गई और डर के मारे पलटकर देखने की कोशिश की। अंधेरे में मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन सामने ने एक बलिष्ठ शरीर वाला व्यक्ति खड़ा था। उसकी उपस्थिति ने मुझे घबरा दिया। मैंने उसे झटक की कोशिश की और जितना हो सके वहां से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। वह मुझे मजबूती से पकड़ने की कोशिश कर रहा था और मैं हर संभव प्रयास कर रही थी उससे छूटने का। मेरे डर के कारण मैं चुप थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने आवाज निकाली तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन मैं खुद को छुड़ाने के लिए लगातार संघर्ष करती रही। कुछ देर बाद उसकी पकड़ अचानक कमजोर पड़ गई। फिर वहाँ जो कुछ भी हुआ, मेरे लिए कहना बहुत ही मुश्किल है। बस इतना समझ लीजिए कि दीवार के उस पार जो भी हो रहा था वह एक सामाजिक दायरे के मुताबिक था, और जो दीवार के इस पार हो रहा था वो असामाजिक और अनैतिक था। तभी मुझे दरवाजे की आवाज सुनाई दी, शायद कोई बाहर आ रहा था। मौका पाकर मैं तुरंत उसकी पकड़ से आजाद हुई और वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। भागते समय मेरी शॉल गिर गई, लेकिन मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने उसे उठाना जरूरी नहीं समझा। कमरे में पहुंचकर मैंने जल्दी से रजाई ओढ़ ली। चारों ओर सन्नाटा था और बाकी सभी लोग सो चुके थे। लेकिन जैसे ही मुझे अपनी शॉल याद आई, मेरे मन में डर समा गया। मुझे लगा कि अगर किसी ने मेरी शॉल को अभिमन्यु के कमरे के पास पड़ा हुआ देख लिया तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। पहले तो मैंने सोचा कि सुबह जाकर शॉल ले लूंगी, लेकिन फिर मुझे डर लगा कि सुबह तक ये बात किसी के ध्यान में आ सकती है। मैंने अपनी शॉल लेने के लिए खुद को हिम्मत दी और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। बाहर झांक कर देखा तो मुझे एक शख्स खिड़की के पास खड़ा दिखाई दिया। वो अभिमन्यु के कमरे के पास था और उसने खुद को कबल से ढक रखा था। वो जैसे ही खिड़की के और करीब आया, कमरे से आ रही हल्की रोशनी में उसका चेहरा मुझे दिखाई दिया। मैं एकदम से सन्न रह गई। अरे, ये तो मेरे मामा रमेश थे। उन्हें देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं सोचने लगी कि क्या ये वही थे जो कुछ देर पहले मेरे साथ यहाँ पर थे। ये सोचते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे अपनी शॉल तो लेनी ही थी, लेकिन ये सोचकर डर भी लग रहा था कि कहीं मामा मुझे देख ना ले। मैंने जल्दी से शॉल उठाई और मुड़ने ही वाली थी कि मामा ने मुझे हल्के स्वर में पुकारा, सुनीता। उनकी आवाज सुनकर मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। मैं वही ठिठक गई। ठंड और डर दोनों ने मुझे जकड़ लिया था। मेरी तो जैसे कप्पी सी छूट गई। एक तो सर्दी और फिर डर, दोनों मिलकर मुझे कपक पा रहे थे। मामा धीरे धीरे मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उनके होठों पर जो मुस्कान थी वह मुझे और भी डरा रही थी। मामा फिर बोले, सुनीता, तू वाकई बहुत सुंदर है। तुझे देखकर मेरी आंखें ठहर गई है। मामा, मुझे जाने दीजिए, कोई आ गया तो ठीक नहीं होगा, मैंने घबराते हुए कहा। मामा ने थोड़ी देर तक मेरी ओर देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए पीछे हट गए। मैं तुरंत अपनी शॉल संभालकर कमरे में भाग आई। उस पूरी रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। जो कुछ हुआ वह मेरे मन में बार बार घूमता रहा। मैंने सोचा, अगर मैं मामा से इस बारे में कुछ कहूं तो इससे स्थिति और खराब हो सकती है। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस परिस्थिति का सामना कैसे करूं। सुबह की ठंडी हवा में जब मैं बिस्तर से उठकर बाहर आई तो देखा कि मामा जी कुछ लोगों के साथ बैठक में बैठे थे। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। थोड़ी देर बाद मम्मी भी वहां आ गई और मामा के पास बैठकर उनसे बात करने लगी। बातचीत के दौरान मम्मी ने मामा से कहा, अब हमें लौटना चाहिए। इस पर मामा बोले, सुनीता को तो कुछ और दिन रुकने दो। मम्मी ने मेरी तरफ देखा जैसे मेरी राय पूछना चाह रही है। सच कहूं तो मेरा मन रुकने का था, पर स्कूल की जिम्मेदारी भी थी। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मुझे स्कूल भी जाना है। आगे जब छुट्टियां होगी तो रहने आ जाओगी। मामा ने मुझे एक बार फिर देखा और उनकी आंखों में हल्की सी मायूसी झलक गई। तभी मम्मी को किसी ने रसोई से आवाज दी
और वे वहां चली गई। अब मामा और मैं बैठक में अकेले रह गए। मैं वहां से उठकर जाने लगी, तभी मामा बोले, सुनीता नाराज तो नहीं हो? अपने मामा से मेरे जवाब देने से पहले ही मेरी गर्दन ने हल्के से ना में हिलकर जवाब दे दिया। मैंने धीरे से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं मामा जी। मैंने मामा जी पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया। तो रुक जाओ ना कुछ दिन। और मामा ने मनुहार करते हुए कहा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं मामा, मुझे स्कूल जाना होता है और रुकने से पढ़ाई का हर्ज होगा। छुट्टियों में जरूर आऊगी। मामा ने धीरे से कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, पर अगर रुकती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अब हम दोनों ही बीते रात की बात से बिल्कुल निश्चित थे। ना मामा ने और ना ही मैंने उस रात का कोई जिक्र किया, लेकिन हमारी बातचीत में एक हल्की झिझक अब भी महसूस हो रही थी, जो शायद हम दोनों को ही समझ में आ रही थी। खैर, मम्मी और मैं शाम की गाड़ी से वापस घर आ गए। घर लौटकर भी मेरा मन पूरी तरह से नहीं लग रहा था। स्कूल जाने की दिनचर्या शुरू होने के बाद सहेलियों के साथ पढ़ाई, बातें और मस्ती में दिन तो कट जाता था, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही मुझे माँ की यादें सताने लगती थी। कुछ दिन बाद मामा का फोन आया संयोग से। उस वक्त मैं घर पर अकेली थी। मम्मी पड़ोस में गई हुई थी और पापा ऑफिस में थे। फोन उठाते ही मामा की आवाज सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मामा ने पहले तो सामान्य बात की, फिर जब उन्हें पता चला कि मैं घर पर अकेली हूँ तो उनकी आवाज में हल्की गर्मजोशी आ गई। कैसी हो सुनीता? मामा ने हंसते हुए कहा। मैं ठीक हूँ मामा जी, मैंने जवाब दिया। मुझे तो बहुत याद आती है तुम्हारी। सुनीता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। याद तो आती है, पर ये अचानक से क्यों कह रहे हो? क्या करूं, जब से तुम गई हो घर सुना सुना सा लग रहा है। मामा ने कहा। मामा, आप बहुत बातें बनाते हो। मैंने हंसते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, शहर कब आओगी? मैंने विषय बदलते हुए पूछा। जब मेरी सुनीता बुलाएगी तो आ जाऊंगा। मामा ने हल्के मजाकिया लहजे में कहा। तो आ जाओ, इस बार मैं आपको पूरा शहर घुमा दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं 1-2 दिन में आने का कार्यक्रम बनाता हूँ, लेकिन वादा मत भूलना, पूरा शहर घुमाना पड़ेगा। पक्का वादा, मैंने कहा। और तभी मम्मी की आवाज सुनाई दी। मम्मी आ गई है, लीजिए उनसे बात कर लीजिए। मैंने फोन मम्मी को पकड़ाया और बाथरूम में चली गई। मामा से फोन पर बातचीत के बाद मेरा मन बहुत विचलित हो गया था। मैं उठी, फिर बाथरूम चली गई। अब तो मुझे मामा के आने का इंतजार सा हो गया था। 4 दिन बाद मामा घर आ पहुंचे। उनके आने से पहले उन्होंने पापा को फोन कर दिया था, लेकिन मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी। जब मैं स्कूल से लौटकर घर आई तो दरवाजा खोलते ही मामा को सामने बैठे पाया। उनके अचानक आए होने से मैं हैरान रह गई। मामा आप? मैंने अवाक होकर पूछा। मामा मुस्कुराते हुए खड़े हुए और पास आकर मुझे गले लगा लिया। मामा, पहले बताना तो चाहिए था ना? मैंने हल्की नाराजगी का नाटक करते हुए कहा। बस दिल किया अपनी बेटी से मिलने का तो दौड़ते हुए आ गया। मामा ने हंसते हुए कहा। मम्मी भी पास खड़ी ये सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उनके लिए यहाँ मामा और भाजी के बीच का एक प्यारा रिश्ता था। मामा का अचानक आना मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज था। मैं उनके आने की खुशी से भरी हुई थी। थोड़ी देर बाद मैं खुद को संयमित करने के लिए बाथरूम चली गई। अभी दोपहर के 2 बजे थे और मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता बेटा, तुमने तो कहा था कि जब मैं शहर आऊंगा तो तुम मुझे शहर घुमाओगी। अब क्या हुआ? मैंने मामा की बात पर हंसते हुए जवाब दिया। आप पापा के साथ घूम आइए। मामा ने हल्का सा झल्ला हुए कहा। पर बेटा, वादा तो तुमने किया था। मैंने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, मम्मी से पूछ लो, अगर मम्मी कहेगी तो मैं आपको घुमा लाऊंगी। मम्मी जो वहीं पास बैठी थी हंसते हुए बोली। अरे बेटी, घुमा लाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे मामा है, बस। फिर देर किस बात की? मैंने जल्दी से तैयार होकर टॉक्सकर्ट और ठंड से बचने के लिए जैकेट पहन लिया। मैंने मामा को अपनी एक्टिवा पर बैठाया और हम शहर घूमने निकल पड़े। शहर में इधर उधर घूमते हुए मैं मामा को मॉल दिखाने ले गई। वहाँ एक मूवी लगी हुई थी जिसमें मामा के पसंदीदा एक्टर थे। मैं वो फिल्म पहले ही देख चुकी थी और मुझे पता था कि फिल्म ज्यादा खास नहीं है, पर मामा ने कहा कि उन्हें वही देखनी है। हमने टिकट खरीदी और मूवी हॉल में दाखिल हो गए। हॉल में इकाका लोग ही थे, बाकी जगह खाली थी। हम दोनों एक कोने की सीट पर जाकर बैठ गए। मूवी शुरू होते ही मामा फिल्म देखने में मग्न हो गए। मैं जानती थी कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे क्या होने वाला है।
फिर मुझे मामा ने जो आदेश दिया मैंने वही किया। आखिर मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी। मामा के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। आखिर वे मेरे प्यारे मामा थे। ये थी आज की कहानी। यदि आपको कहानी पसंद आयो हो तो वीडियो को लिखें और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।